जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम तीसरे पाठ का अगला टॉपिक लेकर के आए हैं। इससे पहले जो अपन लोगों ने टॉपिक पढ़े थे ना, वो पढ़े थे अपन ने सिकंदर से पहले का भारत और सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के साथ साथ पोरस की जानकारी भी अपन ने ले ली थी। अब हम आते हैं अन्य विदेशी जातियों पर। भारत के अंदर जो दूसरी आने वाली विदेशी जाति थी उसका नाम था शक। आज हम पढ़ेंगे शकों के विषय में। शक शक कौन थे? देखो, इन्हीं शकों को सिथियन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। शक या इन्हीं को क्या कहा जाता है? सिथियन कहा जाता है। अब सिथियन कहने का क्या कारण है ये अभी हम बताएंगे। इसमें क्या हुआ कि मध्य एशिया, देखो ज्यादातर मैंने आपको नक्शे के द्वारा एक बना करके कई बार बताया भी है। ये कश्मीर आ जाता है, ये अफगानिस्तान है, ये इधर पाकिस्तान का हिस्सा है और ये इधर अपना गुजरात का हिस्सा आ जाता है। ये इधर कश्मीर का कुछ हिस्सा है। संपूर्ण भारत के हिसाब से अगर देखें प्राचीन भारत में कुछ इस टाइप से चलता है। यहाँ आता है आपके अफगानिस्तान, इस साइड में आज का पाकिस्तान और इधर आ जाता है भारत और ये आपके कश्मीर। ठीक है, इस साइड में चीन है, यहाँ तिब्बत है, ये तिब्बत का हिस्सा है। अब ज्यादातर जो जातियां आएगी वो चीन का जो ये हिस्सा है ना, इधर वाला, इस हिस्से से यूं घूम के आएगी इधर से या इस साइड से। यही आने का प्रमुख मार्ग है इनके। ठीक है, यहीं से घूम करके भारत में ये उत्तर पश्चिमी सीमा, क्योंकि भारत का उत्तर और ये पश्चिमी प्रांत, तो उत्तर और पश्चिमी सीमा प्रांत से भारत में ज्यादातर विदेशी आक्रमण आए थे। तो ये शक भी इसी दिशा से आए थे, शक भी इसी दिशा से आए थे। और सिकंदर को आप जानते हो, सिकंदर भी भारत में इसी दिशा से प्रवेश किया था। यूं विजय करता हुआ इसी साइड से आया था। और जाते समय पिछली बार वीडियो में नक्शा भी दिया था, तो उसमें आपको देखा होगा कि इस साइड से एक लाल लकीर बनी हुई है जिसके ऊपर उसका जो जल सेनापति था नियार्कस, वो जल सेनापति था। तो जल में पानी के नावों के द्वारा यहाँ से निकला था और जो थल सेना थी वो सिकंदर के साथ रास्ते से स्थल जवाब से गई थी। तो अब आते हैं शक। देखो, शक वैसे तो जाति है चीन से आई, मध्य एशिया साइड से। ठीक है, तो मध्य एशिया की जाति होने के कारण वहां निवास करती थी। तो वहां निवास करती थी, तो कहां निवास करती थी? ये निवास करती थी सीथिया के अंदर। ठीक है ना, मध्य एशिया में सीथिया। ये मध्य एशिया आपके इस साइड में पड़ेगा पूरा, तुर्कमेनिस्तान, कजाक, उज्बेक, ये जो नाम है। तो ये जाति की मूल रूप से मध्य एशिया की, मध्य एशिया की जाति, मध्य एशिया की जाति थी। और इसका मूल निवास स्थान आप मानोगे ना, तो मूल निवास है इसका सीथिया। मूल निवास कौन सा है? सीथिया। इसी सीथिया में निवास करने के कारण इन लोगों को क्या कहा जाने लगा? सीथियन। सीथिया में निवास करने के कारण ही क्या कहा जाने लगा? सीथियन भी कहते हैं। ये शकों के नाम से ज्यादा आपके लिए सीथिया में निवास था, सीथियन कहलाए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसको शकों के नाम से जानते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेना है, मेन टॉपिक लेना है, क्योंकि सिर्फ बोर्ड के हिसाब से 3 नंबर का पाठ है और 3 नंबर का पाठ है तो आप 3 या 4 नंबर का, तो आप जानते हो बड़ा सवाल कोई बनने वाला नहीं है। तो 2 नंबर का कितना या 1 नंबर का कितना सवाल बन सकता है, वो सवाल के हिसाब से आपको याद करना है। लेकिन कभी छोटा बताता हूँ तो बच्चों के द्वारा ये लिखा जाता है कि सर कुछ छोटा पाठ समझ करके उसको छोटा मत करो। तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि छोटा पाठ है ये 3 नंबर का, लेकिन फिर भी सबसे लंबा वीडियो इसी पाठ का बना है, जो 55 मिनट या 59 मिनट का जो बना है, ज्यादातर इसी पाठ के बने। तो हम भी इसको सीरियस ही ले रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं, आपको अगर जहां भी समझ में नहीं आए आप कह सकते हो कि यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, तो आप खुद शोध किया करो। हो सकता है मैंने यहाँ सन गलत लिख दी, तो आप जब पढ़ते हो या लिखते हो या आपको पता है तो वापस मैसेज कर दिया करो कि यहाँ पर ये चीज गलत हो सकती है या है, तो हम उसको अगले वीडियो में वापस कंफर्म कर लेंगे। तो मध्य एशिया की जाति मूल निवास सीथिया कहलाता है। वहां पर क्या हुआ, एक जाति रहती थी पश्चिमी चीन में। अब ये मध्य एशिया आपको पता है, यहाँ पे अगर हम माने तो ये पश्चिमी चीन का हिस्सा है, ये वाला। यहाँ एक जाति रहती थी जिसका नाम था यूची।
यू और ची दोनों अलग अलग है। यूची जाति रहती थी। इस यूची जाति से इन शकों की भिड़ंत हो गई, तो इस यूची जाति ने इनको पीट दिया, युद्ध के अंदर हरा दिया। ये वहां से भाग गए, शक वहां से भाग करके और यहाँ इस रास्ते से भारत में प्रवेश करते हैं। और वहां से प्रवेश करने के बाद ये कहा जाते हैं पार्थियनों के पास, ठीक है ना। पार्थियन आपने शायद पहले नाम नहीं आया, इसके बाद थोड़ा सा इसका उल्लेख आएगा पार्थियनों का, ज्यादा उल्लेख नहीं आएगा उसके अंदर से। तो वहां से ये प्रवेश करते हैं भारत के अंदर शक पार्थियन में। तो पार्थियन कौन थे? यहाँ पर पार्थियन आपको बताया था ना सिकंदर के समय में कि उत्तरी अफगानिस्तान और ईरान, ये जो ईरान का हिस्सा है, ये उत्तरी अफगानिस्तान इधर आ जाता है, ये ईरान इधर आ जाता है। तो इनको क्या कहा जाता था? एक को कहा जाता था बैक्ट्रिया और एक को कहा जाता था पार्थियन, ठीक है ना, पार्थिया या पार्थिया। तो यहाँ के जो लोग थे इनसे इनकी भिड़ंत होती है और ये वहां से बोलन दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करते हैं। तो इनका निवास स्थान सीकिया था और ये किससे भिड़े थे? यूची जाति ने इनको भगाया था। यू और ची बड़ी मात्रा, यूची जाति ने इनको हराया, यूची जाति ने हराया। अब ये यूची जाति कहां की थी? यूची जाति थी चीन की। दोनों चीन की जातियां हैं, दोनों ही चीन की जातियां हैं। यूची भी चीन की है, शक भी चीन के हैं, लेकिन यूची ज्यादा ताकतवर थी। इन्होंने शकों को मारा, ये भागे और भाग करके अफगानिस्तान के रास्ते बोलन दर्रे को पार करके भारत में आए। तो आप देखोगे बोलन दर्रा पार कर सिंधु घाटी में आ गए। बोलन दर्रा, दर्रा जानते हो ना, बोलन दर्रा पार कर सिंधु घाटी में आए। देखो दर्रा किसे कहते हैं? राजस्थान में भी कई दर्रा है, ठीक है ना। आपको जब राजस्थान का इतिहास पढ़ाया जाएगा तब आपको दर्रे, पठार, पहाड़ी बताए जाएंगे। तो दर्रे का मतलब होता है जैसे हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का छोटा सा दर्रा है। दर्रे का मतलब होता है इधर भी पहाड़ और इधर भी पहाड़, अभी छोटा सा रास्ता आने जाने के लिए बीच में रह जाता है, इसको बोलते हैं घाटिया दर्रा। इस दर्रे को पार करके ये लोग भारत में प्रवेश करते हैं। तो वहां एक दर्रा है जिसका नाम था बोलन दर्रा। बोलन दर्रा पार करने के बाद ये भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में कहां जाते हैं? सिंधु घाटी। अब सिंधु नदी के पास या सिंधु घाटी में जब ये आगे बढ़ते हैं तो वहां पर इनकी 5 शाखाएं आ जाती है। 5 शाखाएं, देखो इस साइड से ये प्रवेश करते हैं। आपके लिए थोड़ा बता देता हूं। ये इस साइड से ऐसे, यहां रहती थी यूची, या आप मानो यूची, इससे इसकी भिड़ंत होती है। ये यहां से भागते हैं और बोलन दर्रा पार करके भारत में प्रवेश करते हैं। बोलन दर्रा, ठीक है, पत्थरों से टकराते हैं। वहां से आने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको पता है बोलन दर्रा, यहाँ मान लो आप, यहाँ आ जाती है सिंधु घाटी। ये सिंधु नदी यहाँ बहती थी, तो सिंधु घाटी यहाँ पर प्रवेश करते हैं। इसको प्रवेश करते ही यहाँ पर इनकी 5 शाखाएं विभक्त हो जाती है। इनकी 5 शाखाएं थी। 5 शाखाएं कौन कौन सी थी? देखो पहली शाखा तो अफगानिस्तान में रह जाती है। पहली शाखा कहाँ रह जाती है? अफगानिस्तान। दूसरी शाखा और आगे बढ़ती है और वो पहुंच जाती है पंजाब। ये दूसरी मान लो, यहाँ ही पंजाब होगा। तीसरी शाखा आगे बढ़ती है, वो पहुंच जाती है मथुरा। ये मथुरा मान लो तीसरी शाखा। चौथी शाखा आ जाती है पश्चिमी भारत और 5वीं शाखा और आगे बढ़ करके चली जाती है नासिक। ये 5 शाखाएं, नासिक जो महाराष्ट्र के लगभग है, ठीक है ना। ये 5वीं शाखा है। 1 2 ये मथुरा यहां मान लें, मथुरा जिसको हम तीसरी शाखा मानेंगे। 3 4 और ये 5वीं। इसमें मेन कौन है? एक है पश्चिमी भारत और एक है नासिक शाखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन्हीं के बारे में पढ़ना है, बाकी तो इतनी आपके लिए मुख्य नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सिंधु घाटी में प्रवेश करने के बाद इसकी 5 शाखाएं आ जाती है। तो पहली शाखाएं कौन कौन सी आई? यहाँ लिखो आगे, सिंधु घाटी में इसके आगे बढ़ी 5 शाखाओं में विभाजित, 5 शाखाओं में विभाजित।
पहली शाखा कौन सी है? 1 नंबर अफगानिस्तान, यानी पहली शाखा कहां राज करती है? अफगानिस्तान। और इसकी राजधानी कौन सी थी? कपिशा। जो अफगानिस्तान में थे उनकी राजधानी कपिशा। दूसरी शाखा आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है पंजाब। ठीक है, इसकी राजधानी बताएंगे। और तीसरी शाखा पहुंच जाती है पश्चिमी भारत, जिसको आप गुजरात साइड बोल सकते हो। चौथी शाखा पहुंच जाती है मथुरा। और पांचवी शाखा पहुंच जाती है नासिक। नासिक को हम बोल सकते हैं ऊपरी दक्कन। क्या बोलते हैं? उत्तरी दक्कन या ऊपरी दक्कन, ये इनकी शाखा है। दक्कन का मतलब होता है पठार जो है ना, दक्षिणी भाग, ऊपरी, दक्षिण का पूरा न जाकर के ऊपरी स्थान पे रह जाना। अब इनकी राजधानी है, देखो कपिशा है, आपको बता चुका हूं। इसके बाद में आती है पंजाब की तक्षशिला। ठीक है ना, 2-3 राजधानी आपको याद रखनी। पंजाब की तक्षशिला पड़ जाएगी, पंजाब। इसकी राजधानी बनाई इन्होंने तक्षशिला। और पश्चिमी भारत मथुरा स्वयं राजधानी थी, यहीं पर इनका राज था। पश्चिमी भारत, हाँ, यहां पर इसकी राजधानी बनी थी इन्होंने उज्जैन। बस एक राजधानी, 2 और 3 राजधानी याद रखनी। ऊपरी दक्षिण भाग था, नासिक की इसकी राजधानी थी। मथुरा है, मथुरा स्वयं एक राजधानी के रूप में विख्यात है। ये 5 चीजें हैं और इन पांचों में आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी रहेगी? एक तो रहेगी नासिक वाली, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने आगे राज किया था। और दूसरी बड़ी थी ये पश्चिमी भारत में। बस ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। अब इनमें क्या अंतर है, ये आपको देखना है। यहाँ आपको ये रखना है कि मथुरा में जो रहते थे ना, उन्होंने कम से कम 200 साल राज किया था। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, देखो ये जो उज्जैन है ना, इन्होंने 200 साल तक राज किया था। 200 वर्ष, कम से कम 200 वर्ष, यानी 2 शताब्दियों तक इसने राज किया था। अब इसमें आगे चलते हैं। ये आगे बढ़े तो कहते हैं कि भारत के अंदर जब ये उत्तर पश्चिम से आए थे तो कोई विरोध नहीं हुआ इनका। अब क्या हुआ कि सबसे बड़ा विरोध इसको एक ही झेलना पड़ा। भारत में जब ये प्रवेश करते हैं उत्तर पश्चिम से, तो किसी राजा ने नहीं रोका। कोई विशेष ऐसा नहीं था कि यहाँ रुकावट हो या यहाँ कोई बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य हो। उस जमाने में मौर्य साम्राज्य के बाद की बात है ना, तो मौर्य साम्राज्य के बाद में जो बड़े बड़े साम्राज्य थे वो विखंडित हो गए थे। और मौर्य साम्राज्य एक ही था बड़ा, उसके टूटने पर छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ गए जो अपने लिए लड़ रहे थे। और अपने लिए लड़ने के कारण राष्ट्रभक्ति से इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया इन लोगों ने। इनके लिए राष्ट्र नहीं था, इनके लिए अपना हित, मेरे राज्य का हित ज्यादा है। तो फिर भी कहते हैं कि आगे बढ़े तो इनकी टक्कर हुई थी। इनकी टक्कर हुई थी उज्जैन। उज्जैन का नाम सुना है ना, महाकाल की नगरी। तो इनकी सबसे बड़ी टक्कर यही हुई थी, उज्जैन। अब उज्जैन के एक राजा थे, काफी प्रसिद्ध है इतिहास में। उज्जैन के एक राजा थे जिनका नाम था गंधर्वसेन। आपकी किताब में नहीं मिलेगा ये गंधर्वसेन। उज्जैन के गंधर्वसेन को बंदी बना लिया, ये कहा जाता है इतिहास में। कुछ कहते हैं हरा दिया, कुछ कहते हैं बंदी बना लिया। चलो बंदी बनाया पर चलते हैं। शकों ने क्या किया, उज्जैन के शासक जो गंधर्वसेन थे उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में उसको अपने साथ ले गए। उसी का बदला लेने के लिए इसके पुत्र ने, इनका सबसे पराक्रमी पुत्र विक्रमादित्य, ये भारतीय इतिहास का पहला विक्रमादित्य परमारवंशी था, ऐसा मानते हैं। विक्रमादित्य परमार पुत्र विक्रमादित्य ने हराया था इनको, वापस हराया था इनको, शकों को हराया था। कब हराया था? 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व में हराया, 58 ईसा पूर्व में। और इसी के साथ इसी विक्रमादित्य के लिए इसने 57 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया जिसको बोलते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत इन्हीं शकों को हराने के बाद ये है सम्राट विक्रमादित्य।
इंपॉर्टेंट आ गया ना, विक्रम संवत। अब इतिहास के अंदर विक्रमादित्य इसी के बाद में एक महान नाम और उपाधि बन गई। उसके बाद में भारत में कई राजाओं ने ये उपाधि और नाम धारण किया। वैसे कहते हैं, कुछ कहते हैं कि 14, लेकिन ज्ञात इतिहास में 27 विक्रमादित्य भी मिलते हैं जो छोटे बड़े राजा थे और ऐसी उपाधि उन्होंने धारण की। और इन विक्रमादित्यों में एक तो ये नाम प्रसिद्ध नहीं है, इसके अलावा जो दूसरा विक्रमादित्य प्रसिद्ध हुआ है, जो इतिहास में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का था ये, पता है ना आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय 350 के लगभग ये शासक बना था, तो ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त का पुत्र। तो ये सबसे ज्यादा विख्यात है विक्रमादित्य, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये हुआ है, विख्यात। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ तक इसके लिए इतना बहुत है। अब आगे चलने पर अपन को मिलेगा कि इनकी 5 शासकों में नासिक और उज्जैन के ज्यादा प्रसिद्ध थे। अब नासिक के शक कौन थे? नासिक के जो शक थे ना, उनमें सबसे प्रसिद्ध था नहपान। ठीक है, ज्यादा अपने को लेना नहीं है ना, तो अपने यहां पर लेंगे नासिक। नासिक के शक, नासिक के शकों में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध था वो था नहपान। शकों में राजा कौन था? नहपान। इस नहपान ने क्या किया? नहपान प्रसिद्ध था। इस नहपान ने हराया था 7 वाहनों को। 7 वाहन, 7 वाहन वंश है ये मत समझना कि 7 वाहन, सर जी वाहन तो घोड़े, बसें, ट्रकें उनको बोलते हैं, वो वाहन नहीं है। इनकी जाति मतलब इनको इस नाम से पुकारा जाता है, जैसे राठौड़ है, परमार है, वैसे। तो ये नहपान वंशी 7 वाहन को हराया था। अब जब 7 वाहनों को हरा दिया इसने, तो वापस बदला देना जरूरी है। तो इसी 7 वाहन का एक वंशज था जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी या सातकर्णी। इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान का वध कर दिया, नहपान को मारा, इसने वापस बदला ले लिया। और ये सारा उल्लेख कहां पर है? ये सारा उल्लेख लिखा गया है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार ये चीजें हुई है। अब जूनागढ़ अभिलेख में ये लिखा है, तो जूनागढ़ गुजरात में है। जूनागढ़ ये रही वो रियासत, यहां है जूनागढ़। जूनागढ़ आजादी के समय ये रियासत पाकिस्तान में जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ का जो नवाब था, शासक था ना, वो मोहम्मद अली जिन्ना का साला था। ठीक है ना, इसलिए वो कहता था कि मुझे हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में जाना है। लेकिन यहाँ की जनता भारत में मिलना चाहती थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दबाव बना करके जनमत कराया, तो जनता भारत में आ गई और वो जो नवाब था वो भाग गया यहाँ से पाकिस्तान। बाद में उसकी काम हुआ तो ही पता नहीं, ऐसे लोग ऐसे ही मरते हैं, इतिहास में नाम नहीं होता उनका। तो जूनागढ़, तो जूनागढ़ अभिलेख के अंदर, अब देखो जूनागढ़, एक जूनागढ़ आपके गुजरात में बीकानेर में भी है, जूनागढ़ लाल, जिसको जमीन का जेवर बोलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार ये सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, अब इसके साथ इसमें एक चीज और लिखी है कि यहाँ का जो शासक था उसने एक झील थी सुदर्शन झील, उसका पुनर्निर्माण किसने कराया, इसके बारे में वर्णन है। आपको बस इतना ही याद रखना, जूनागढ़ अभिलेख। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख में किस किस के अभिलेख है ये भी याद रखो। इसमें अशोक का भी है, इसमें स्कंदगुप्त का भी है। अशोक तो 232 तक राज किया था, 269 से 232 तक। उसके बाद में आप देखो स्कंदगुप्त का भी लेख है, इसी के अंदर इसका नेपाल का या किसी और का अभिलेख मिलता है। तो ये दोनों अभिलेख, अशोक के 2 अभिलेख हैं। चलो छोड़ो, ये याद नहीं रखना, ज्यादा आपको याद नहीं रखना, ऐसे बताया मैंने। अब ये बदला लेने के बाद में, अब आगे के बाद में जैसे ही मरता है, नेपाल मरते ही नासिक के शकों का पतन हो जाता है। नेपाल को मारा और शकों का पतन, नासिक वाले शकों का पतन, शकों का पतन। इधर से शक खत्म हो गया था, नासिक वाले शक खत्म हो चुके हैं।
अब दूसरा अपन लेते हैं उज्जैन के शक। अब उज्जैन के अंदर सबसे पराक्रमी शासक था जयदमन का बेटा रुद्रदमन। 130 से 150 तक राज किया था इसने, ठीक है ना। तो यहां हम लेंगे उज्जैन के शक। उज्जैन, यहां सबसे प्रसिद्ध कौन था? जयदमन। जयदमन का पुत्र कौन था? इतिहास में रुद्रदमन या रुद्रदामन दोनों एक ही है। रुद्रदमन या रुद्रदामन प्रसिद्ध था, सबसे प्रसिद्ध। और इसने कब राज किया इसके बारे में 130 से लेकर के 150, 130 से लेकर के 150 के लगभग में इसने शासन किया था। शक शासक रुद्रदामन। तो सीधी गिनती चल रही है ना, तो ईस्वी आ जाएगा। अब इसने क्या किया? उज्जैन के शासकों ने सबसे प्रसिद्ध था रुद्रदमन। अब इसका व्यापार देखो, व्यापार में क्या हुआ? रुद्र प्रसिद्ध था, व्यापार बहुत उन्नत था इसका, व्यापार उन्नत था। इतना याद रखना, ज्यादा आपको लंबा चौड़ा नहीं देखना। अब व्यापार उन्नत, अब आप कहोगे सर इसका व्यापार उन्नत, इसके बारे में तो नहीं बताया। देखो व्यापार उन्नत होने का क्या कारण है? जयदमन कहाँ राज करता था? उज्जैन। और उज्जैन कहाँ की राजधानी थी? पश्चिमी भारत। और हमने आपको क्या बताया था कि नासिक और पश्चिमी भारत के शक ज्यादा महत्वपूर्ण थे। मथुरा वाले ने तो सिर्फ राज किया 200 साल, लेकिन महत्वपूर्ण ये तो है। तो ये जो पश्चिमी भारत के उज्जैन के थे ना, ये वाला हिस्सा, ये पूरा जो मथुरा तक राज करते थे, तो इनके हिस्से क्या आ गया? गुजरात। गुजरात आ गया तो गुजरात के पास क्या है? समुद्र। समुद्र से क्या होता है? विदेशी व्यापार। तो बहुत सारा टैक्स, व्यापार, कर, विदेशी वस्तुएं आना जाना साधन, और विदेशी व्यापार का माल यहां से जाता था, तो व्यापार उन्नत था। क्यों? मेन कारण क्या है व्यापार उन्नत होने का? क्योंकि समुद्र किनारे था, समुद्र तट लिख दो आप, समुद्र तट था, इनके पास समुद्र तट था, इसलिए इनका व्यापार बहुत ज्यादा उन्नत हो गया था। अब हम आगे चलते हैं कि इन्होंने ही चांदी के सिक्के भी चलाए थे, ठीक है, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। और ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है? ये सारी चीजें इन्होंने लिखवाई थी जूनागढ़ अभिलेख। दोनों से संबंधित आ गया, लेकिन मेन इनसे संबंधित है, रुद्रदमन से। मेन किससे है? रुद्रदमन से। तो इसी जूनागढ़ अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि ये प्रसिद्ध था, समुद्र तट था, इसने चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के। और चांदी के सिक्के चलाए, इसका मतलब व्यापारिक स्थिति बहुत ही उन्नत थी। इसकी व्यापारिक स्थिति बहुत ही ज्यादा उन्नत थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अब रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जब इसने लिखवाया, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसने किया क्या क्या, ठीक है ना। इसको साफ, चलो इसमें क्या है कि अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी जय रुद्रदमन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। रुद्रदमन के बारे में, रुद्रदमन व्यापार उन्नत था, पढ़ लिया। पराक्रमी प्रसिद्ध शासक था, पढ़ लिया। जूनागढ़ अभिलेख यहां बता देता हूं आपको, फिर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जूनागढ़ अभिलेख इसी ने लिखवाया था, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में क्या क्या जानकारी मिलती है? देखो पहली बात, जूनागढ़ अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि इसने ये संस्कृत में लिखवाया है। देखो ज्यादातर उस समय पाली और प्राकृत भाषा थी, तो संस्कृत में लिखवाया है, पहला। दूसरा, इसके बारे में याद रखना, संस्कृत का ज्ञाता, इसने संस्कृत को संरक्षण दिया था, संस्कृत को बढ़ावा दिया था इसने। उस जमाने में संस्कृत का प्रथम शिलालेख माना जाता है, तो संस्कृत को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा इसके बारे में इसी के अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जूनागढ़ अभिलेख के अंदर ही इसने ये लिखवाया है, ये पता चलता है कि इसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। इंपॉर्टेंट, पहले भी आ चुका है, सुदर्शन झील की मरम्मत। अब मरम्मत तो कराई, लेकिन इसकी एक खास बात और है, इसने कर नहीं लिया,
प्रजा से कर नहीं लिया। सबसे बड़ी बात, अपने खर्चे पर कराई, अपना राजकोष के द्वारा। मंत्रियों ने कहा राजकोष खाली हो जाएगा, ये नहीं माना। इसने कहा कि प्रजा से टैक्स नहीं लूंगा मैं, तो इसलिए जन कल्याणकारी भावना भी है। ये चीज आपको याद रखनी है इसके बारे में, ठीक है। इसके साथ ही ये जो था, जो आपको लेख लिखा हुआ है ना, इस लेख के अंदर इसी जूनागढ़ में अशोक, आपको पहले बता चुका हूं मैं, फिर बता दूं, अशोक के लेख है, अशोक का लेख, अशोक का लेख है इसमें। और इसी जूनागढ़ पत्थर के शिलालेख पर स्कंदगुप्त के भी 2 लेख हैं, स्कंदगुप्त के 2 लेख। तो इसी लेख पर मान लो, अब ये शिला देखो, आजकल अपन पत्थर लगा करके लिखते ना, ये सड़क इस एमएलए ने या मंत्री जी ने बनाई है, तो पहले क्या होता था, ये बड़ा सा पत्थर हुआ करता था ऐसा, उसको तराशने की आवश्यकता नहीं थी, वो पत्थर बड़ा होता था, उसी के ऊपर अपनी भाषा में एक तरफ ये लिपियां लिख दी जाती थी, ये लिख दी मान लो। तो ये लिखने के बाद दूसरी साइड में किसी दूसरे ने आके लिख दिया, तीसरी साइड में तीसरे ने लिख दिया। तो कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ थोड़ी सी जगह बच गई तो किसी ने छोटा सा लेके ही लिखवा दिया। तो इस प्रकार से ये जो लेख है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रुद्रदामन की जानकारी इससे मिलती है। अब किसने करवाया था, तो जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण, जो मरम्मत थी ना, ये इसके एक मंत्री थे जिसका नाम था सुविशाख, सुविशाख ने, ये मंत्री गवर्नर था इसका, कहाँ का, जूनागढ़ का। तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील यही है जूनागढ़ में, यहीं पर, अलग मत मान लेना। हाँ, तो जूनागढ़ में जो सुदर्शन झील थी उसकी मरम्मत रुद्रदामन के कहने पर सुविशाख ने की थी। अब इसकी व्यक्तित्व देखिए आप, व्यक्तित्व, रुद्रदामन का व्यक्तित्व, पहला जन कल्याणकारी, बस जन कल्याण, जनता का कल्याण, पता चल गया, टैक्स नहीं लिया था, व्यापार बहुत समृद्ध था। दूसरा इसके बारे में आप याद रखोगे, युद्ध के अलावा वध न करना, युद्ध के अलावा वध न करने का प्रण लेना। युद्ध के अलावा ये कभी भी किसी का हत्या नहीं करेगा, किसी का वध नहीं करेगा। तो युद्ध के अलावा किसी का वध नहीं करने का इसने प्रण लिया था, यानी प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध के अलावा कभी किसी की हत्या नहीं करूंगा। तो इतना कल्याणकारी इसको माना जाता है। इसके अलावा तीसरा इसके अंदर आप भी जोड़ सकते हो, ये शस्त्रों और शास्त्रों का भी ज्ञाता था। अब देखो, युद्ध करता है तो शस्त्र का ज्ञाता हो गया, संस्कृत में इसने लेख लिखवाया है, इसका मतलब ये शास्त्रों का भी ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञाता। यह है शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता है। अब इसने सिर्फ एक महाक्षत्रप की उपाधि ली है। ये सम्राट था लेकिन महाक्षत्रप ही रहा। क्षत्रप का मतलब सेनापति। तो इसने कोई बड़ी उपाधि नहीं ली ताकि जनता के सामने अपने आप को विशेष न दिखाया नहीं था, इसमें साधारण बना रहा। और इसके बाद में इसके कमजोर उत्तराधिकारी था, कमजोर। इसके बाद में जो कमजोर उत्तराधिकारी आया था ना, वो एक ही था जिसका नाम था दामजाद, बस। और ये वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये इतना सा आपको शक के बारे में याद रखना है, ठीक है। अब शकों के बाद में जो अपना टॉपिक चलेगा ना, वो टॉपिक आएगा कुषाणों का। कुषाण भी बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे, ठीक है। साफ कर दूं।